हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का हिंदी का अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर है वास्तविक गैस का जूल थॉमसन प्रसार या जूल थॉमसन एक्सपांशन ऑफ रियल गैस। तो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं वास्तविक गैस का जूल थॉमसन प्रसार। नाउ वास्तविक गैस का जूल थॉमसन प्रसार। सो वास्तविक गैस का जूल थॉमसन प्रसार। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा जूल थॉमसन प्रसार में वंडरवाल गैस। तो अगर वंडरवाल गैस है और उसका आपको जूल थॉमसन प्रसार करना हो तो वो क्या होगा, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा होगा टीआई, टीसी तथा टीबी में संबंध। टीआई मीन्स टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ये व्युत्क्रमण ताप। टीसी मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रांतिक ताप। एंड टीबी मीन्स बॉयल टेम्परेचर या बॉयल ताप। तो टीआई, टीसी तथा टीबी में संबंध। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा जूल गुणांक। तो ये तीनों टॉपिक आज हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जूल थॉमसन प्रसार या जूल थॉमसन प्रयोग, या इसे हम सरंद्र डार्ट प्रयोग भी कहते हैं। नाउ सबसे पहले जूल थॉमसन प्रयोग क्या है, ये सरंद्र डार्ट प्रयोग क्या है, ये वैसे हमने अलग से लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर आप इसको पूरा देख सकते हो। यहां पर मैं केवल इसके डेफिनेशन लूंगा, और अगर आपको पूरा देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। नाउ जूल थॉमसन प्रसार, ये सरंद्र डार्ट प्रयोग। तो जूल थॉमसन प्रयोग या सरंद्र डार्ट प्रयोग, जब एक गैस उच्च नियत दाब से निम्न नियत दाब की ओर सरंद्र डार्ट से प्रसरित की जाती है तो इसका ताप परिवर्तित होता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। तो जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, आपके पास में एक सरंद्र डार्ट है। सरंद्र डार्ट में से आप गैस को प्रवाहित कर रहे हो या प्रसरित कर रहे हो, कहां से, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर। तो डेफिनेटली उस गैस के ताप में परिवर्तन होगा। ताप आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि ताप में कोई परिवर्तन न हो। डिपेंड करेगा कि इनिशियल टेम्परेचर उस गैस का क्या है। तो जब एक गैस उच्च नियत दाब से निम्न नियत दाब की ओर सरंद्र डार्ट से प्रसारित की जाती है या प्रसरित की जाती है तो इसका ताप परिवर्तित होता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। नाउ यह प्रक्रिया जूल थॉमसन प्रक्रिया या सरंद्र डार्ट प्रयोग या थ्रॉटलिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन प्रक्रिया या सरंद्र डार्ट प्रयोग या फिर थ्रॉटलिंग प्रक्रिया। सरंद्र डार्ट कपास, ऊन या सिल्क से निर्मित होता है, जिसमें कई छिद्र होते हैं। तो जैसे आपका पानी का घड़ा होता है, उसमें काफी छिद्र होते हैं, उसमें से पानी रिस रिस के बाहर आता है। उसी टाइप से सरंद्र डार्ट हमारे पास में है। तो सरंद्र डार्ट क्या है, यह कपास, ऊन या सिल्क से निर्मित होता है, जिसमें कई छिद्र होते हैं। नाउ जूल थॉमसन प्रसार में वंडरवाल गैस या जूल थॉमसन शीतलन का अनुमान। तो अगर आपकी जो गैस है वो वंडरवाल गैस है, ये वास्तविक गैस है, उस वास्तविक गैस का आप जूल थॉमसन प्रसार कर रहे हो तो किस टाइप से उसका ताप परिवर्तित होगा, वो हमको यहां पर डिस्कस करना है। तो जूल थॉमसन प्रसार में वंडरवाल गैस या जूल थॉमसन शीतलन का अनुमान। नाउ जूल थॉमसन प्रसार में वंडरवाल गैस। अब वंडरवाल गैस हमने ली है और यहां पर क्या है, ये हमारे पास में पोरस प्लग है या सरंद्र डार्ट है। यहां पर हमने गैस भर रखी है। इस गैस का प्रारंभिक
जो शर्त है या इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, दाब P1 आयतन V1। तो प्रारंभिक दाब P1 है, प्रारंभिक आयतन V1 है। अब इस गैस को हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में सलंद्र डाट है इसमें से गैस को हम प्रसारित कर रहे हैं और इसकी जो अंतिम अवस्था है ये फाइनल कंडीशन है, वहां पर दाब P2 आयतन V2। तो इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V2। नाउ यहां पर क्या हो रहा है, माना CC, उसमें एक कुचालक बेलन है। तो ये जो हमारा बेलन है ये क्या है, CC, जो ऊष्मीय कुचालक है, अर्थात न तो यहां से हीट बाहर आ सकती है न ही हीट अंदर जा सकती है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान यहां पर नहीं होता है, ऊष्मा न तो अंदर से बाहर आएगी न ही बाहर से अंदर जाएगी। यह बेलन सरंध्र डाट G की सहायता से दो कोशों में विभक्त है। तो ये जो हमारा पूरा बेलन है ये यहां पर सरंध्र डाट है, इस सरंध्र डाट की सहायता से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया। ए तथा बी, इन कोशों में लगे दो पिस्टन है। तो एक पिस्टन तो हमारा ये है जिसको हमने ए बोला है, दूसरा पिस्टन बी है। तो आप यहां से अगर पिस्टन को प्रेस करोगे तो गैस हमारी क्या होगी, कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी। तो ए तथा बी, इन कोशों में लगे दो पिस्टन हैं। पिस्टन ए नियत दाब P1 पर सरंध्र डाट में गैस भेजता है। तो जैसे ही आप इस पिस्टन को प्रेस करोगे गैस हमारी संपीड़ित होगी। तो पिस्टन ए क्या कर रहा है, पिस्टन ए नियत दाब P1 पर सरंध्र डाट में गैस भेजता है तथा जो गैस सरंध्र डाट G द्वारा निष्कासित होती है वह नियत दाब P2 पर पिस्टन B को धक्का देती है। तो यहां से आपने गैस को कंप्रेस किया, आपने पिस्टन को धक्का दिया है, यहां पर नियत दाब P1 है। अब ये गैस क्या करेगी, सरंध्र डाट में से निष्कासित होगी या प्रसरित होगी और ये जाकर वापस नियत दाब P2 पर इस पिस्टन B को धक्का देगी। तो पिस्टन B हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा। माना प्रारंभ में A तथा G के मध्य P1 दाब तथा V1 आयतन पर 1 ग्राम गैस अणु भरी है। तो प्रारंभ में क्या हो रहा है, प्रारंभ में ये हमारी अवस्था है। तो A तथा G के मध्य गैस भरी है, गैस का दाब क्या है P1 और आयतन क्या है V1। और यहां पर क्या है, यहां पर ये जो गैस है ये 1 ग्राम अणु गैस है। सरंध्र डाट G में से गुजरने पर इस गैस के दाब तथा आयतन क्रमशः P2 तथा V2 हो जाते हैं। तो ये गैस इस सरंध्र डाट में से गुजर रही है और गुजरने के बाद इसका दाब P2 हो गया, आयतन V2 हो गया। गैस पर पिस्टन A द्वारा किया गया कार्य, तो अभी क्या था, ये यहां पर सरंध्र डाट था, ये पिस्टन A और ये पिस्टन B, यहां पर P1 V1 और यहां पर P2 V2। तो गैस द्वारा किया गया कुल कार्य, तो पहले गैस द्वारा किया गया कुल कार्य हमने निकालते हैं। हम पीछे मूव करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, गैस पर पिस्टन A द्वारा किया गया कार्य। तो ये जो क्या हो रहा है, ये पिस्टन जो है ये इधर की तरफ आप आगे बढ़ा रहे हो, तो ये पिस्टन इस गैस को आगे धक्का देगा। तो गैस पर पिस्टन A द्वारा किया गया कार्य और ये कार्य क्या होगा, P1 V1। अब इस सरंध्र डाट में से गैस इधर बाहर निकल गई है। अब ये जो गैस है ये यहां पर जो पिस्टन B है इसको धक्का देगी। तो गैस द्वारा पिस्टन B पर किया गया कार्य P2 V2। अब गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य हम निकालें, तो परिणामी कार्य क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमारा परिणामी कार्य आ गया। नाउ क्योंकि किसी भी वास्तविक गैस या वैन डर वाल गैस के मध्य आकर्षण आंतरिक दाब Pi के तुल्य होता है,
तो किसी भी वास्तविक गैस को हम वांडरवाल गैस भी कहते हैं। तो किसी भी वास्तविक गैस या वांडरवाल गैस के मध्य आकर्षण आंतरिक दाब पीआई के तुल्य होता है, और पीआई क्या है, A/V², जो कि वांडरवाल गैस में प्रेशर की वैल्यू होती है। उपरोक्त बल के विरुद्ध 1 ग्राम अणु गैस को V1 आयतन से V2 आयतन तक प्रसरित होने में किया गया कार्य। तो हमने जो गैस ली है वो 1 ग्राम अणु गैस है और आयतन उसका प्रारंभिक V1 है, यहां से आयतन हमारा V2 हो रहा है। तो कार्य क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 A/V² dV। अब A हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आपको करना है V1 टू V2 A/V² dV। A कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और 1/V² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/V, और लिमिट क्या है V1 टू V2। तो ये हमने यहां पर लिखा है -A/V V2 और यहां पर V1, तो -A/V V1 टू V2। अब हम क्या करते हैं, A को तो हम बाहर ले लिया है, यहां पर ले लिया। अब इस नेगेटिव की वजह से आप पहले लोअर लिमिट ले लो फिर अपर लिमिट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू 1/V1 माइनस 1/V2। नाउ गैस द्वारा किया गया कुल कार्य आप निकालोगे तो W इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 क्या है, W1 है P2V2 माइनस P1V1, और W2 है A इंटू 1/V1 माइनस 1/V2। तो गैस द्वारा किया गया यदि हम कुल कार्य निकालें तो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो W इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 प्लस A इंटू 1/V1 माइनस 1/V2। ये हमारा कुल किया गया कार्य आ गया है। अब 1 ग्राम मोल गैस के लिए वांडरवाल गैस समीकरण, तो वांडरवाल गैस समीकरण हमने पहले निकाल रखी है, वो वाला लेक्चर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हो, तो वहां से आप उस पर मूव कर सकते हो। तो 1 ग्राम मोल गैस के लिए वांडरवाल गैस समीकरण है P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। अब अगर मैं यहां से इसको ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, PV प्लस A/V² इंटू V माइनस PB माइनस AB/V² इज इक्वल टू RT। अब इस एक V से V कैंसिल कर दो, तो ये हमने यहां पर लिखा है PV प्लस A/V माइनस PB माइनस AB/V² इक्वल टू RT। नाउ A छोटा है और B भी छोटा है, तो अगर दोनों अल्प हैं तो A/V² को आप नगण्य मानकर छोड़ सकते हो। तो इस A/V² को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो बची हुई वैल्यू क्या आ गई, PV इज इक्वल टू RT माइनस A/V प्लस PB। तो हमारे PV की वैल्यू आ गई। नाउ प्रारंभ में दाब था P1, आयतन था V1 और ताप में T1 मान लेता हूं, तो यहां पर मैं पहले सब जगह 1 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू RT1 माइनस A/V1 प्लस P1B। ये हमने यहां पर लिखा है। और सेकंड टाइम हम क्या करते हैं, सेकंड टाइम हम यहां पर 2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू RT2 माइनस A/V2 प्लस P2B। अब P1V1 आपके पास में आ गया है, P2V2 भी आपके पास में आ गया है। नाउ यहां पर मेरे को P2V2 माइनस P1V1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से ये वाला घटा देता हूं। तो अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो पहले यहां पर आपके पास में क्या कॉमन आएगा, R। तो जैसे आप R कॉमन लोगे ब्रैकेट में आ जाएगा T2 माइनस T1। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों में क्या कॉमन ले, A कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप प्लस A कॉमन लोगे, आपको P2V2 में से P1V1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/V1 माइनस 1/V2। अब ये बचा हुआ है, इसमें आपका B कॉमन आ जाएगा, और जैसे आप B कॉमन लोगे यहां पर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। तो A/V² को नगण्य मानने पर P2V2 माइनस P1V1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको ये मिल गई है। अब ये वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, तो इसमें हम यहां पर रख देते हैं वैल्यू। नाउ W हमारा था P2V2
माइनस P1V1 प्लस A इंटू 1/V1 माइनस 1/V2 एंड P2V2 माइनस P1V1 आपने ये निकाला था। तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये हम यहां पे रख देते हैं। तो जैसे हम यहां पे रखेंगे, अब यहां पर क्या हो जाएगा, RT2 माइनस T1, तो RT2 माइनस T1, यहां पर ये था A इंटू 1/V1 माइनस 1/V2, और यहां पर भी आपको क्या मिल गया, A 1/V1 माइनस 1/V2, तो ये हो जाएगा 2A 1/V1 माइनस 1/V2। देन और क्या आ रहा है, अब ये जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, प्लस B इंटू P2 माइनस P1। अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया है, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस B P1 माइनस P2, ये आपको W की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आप, हमारे पास में इक्वेशन है PV इक्वल टू RT, तो P1 V1 इक्वल टू RT1। अब यहां से अगर हम 1/V निकालें तो P1 अपॉन RT1 हो जाएगा 1/V1, तो 1/V1 है P1 अपॉन RT1, ये हमने यहां पर लिख दिया। इसी टाइप से अगर आप 1/V2 निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन RT2, तो ये दोनों वैल्यू मैं निकाल देता हूं, और ये वैल्यू मैं क्या करता हूं, यहां पे रख देता हूं। तो 1/V1 की जगह P1 अपॉन RT1, 1/V2 की जगह P2 अपॉन RT2, ये हमने रख दिया। नाउ ये हमारे एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, T1 माइनस T2 को हम dt मान लेते हैं, तो यहां पर ये क्या है, T2 माइनस T1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dt, तो क्या माइनस R dt प्लस 2A। अब T1 और T2 ऑलमोस्ट सेम है, तो आप यहां पर भी T1 की जगह T रख दो, यहां पर भी T1 की जगह, सॉरी, यहां पर आप T2 की जगह T रख दो, तो यहां पर भी T आ गया, यहां पर भी T आ गया। इसका मतलब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, RT, तो यहां पर हमने RT कॉमन ले लिया, ऊपर क्या हो गया, P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2, और बाकी हमारा एज इट इज। तो W इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, माइनस R dt प्लस 2A अपॉन RT P1 माइनस P2 माइनस B P1 माइनस P2। सो ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस R dt प्लस 2A अपॉन RT P1 माइनस P2 माइनस B P1 माइनस P2, ये हमको मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसमें और इसमें, इसमें और इसमें दोनों में आप P1 माइनस P2 कॉमन ले लो, तो जैसे P1 माइनस P2 कॉमन लोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, इधर तो आपका आ जाएगा 2A अपॉन RT, और यहां पर माइनस B, तो 2A अपॉन RT माइनस B, और बाहर क्या ले लिया आपने, P1 माइनस P2। बची हुई वैल्यू क्या है, बची हुई वैल्यू हमारी ये, तो माइनस R dt, तो माइनस R dt, तो हमको क्या मिल गया है, हमको W की वैल्यू मिल गई P1 माइनस P2 2A अपॉन RT माइनस B माइनस R dt, ये हमारे वर्क डन बाय द गैस आ गया है। दिस इज वर्क डन बाय द गैस, तो गैस द्वारा किया गया कुल कार्य हमारा हो गया W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A अपॉन RT माइनस B माइनस R dt, ये हमारा कार्य का मान आ गया। नाउ अब हमने क्या बोला है, हमने बोला था कि जो हमारा निकाय है वो निकाय पूर्णतः कुचालक है, तो चूंकि निकाय पूर्णतः कुचालक है, इसलिए इस कार्य को करने में आवश्यक ऊर्जा गैस की आंतरिक ऊर्जा द्वारा ली जाती है, इसलिए गैस ठंडी हो जाती है। तो निकाय पूर्णतः कुचालक है, इसलिए क्या होगा, बाहर से कोई भी उसमें ऊष्मा नहीं आएगी और न ही ऊष्मा अंदर से बाहर जाएगी। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, इस कार्य को करने में, कौन सा कार्य, ये जो W कार्य है, इस कार्य को करने में आवश्यक ऊर्जा गैस की आंतरिक ऊर्जा द्वारा ली जाती है, इसलिए गैस हमारी ठंडी हो जाती है। अब हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि गैस के ताप में कमी dt हो गई है, और यदि Cv स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो तो W इज इक्वल टू Cv dt, तो कार्य क्या आ जाएगा, Cv dt, dt हमने बोला है ताप में कमी, और Cv क्या है, Cv स्थिर आयतन पर
मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। अब ये भी कार्य और ये भी कार्य, तो इन दोनों कार्यों की हम तुलना कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस W की जगह ये CVDT हम यहां पर रख देते हैं। तो CVDT इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A अपॉन RT माइनस B माइनस R dt। अब आप क्या करोगे, इसके बाद में हम ये करते हैं कि यहां पर ये CVDT और ये माइनस R dt, तो आप इसको लेफ्ट में ले आओ। तो जैसे लेफ्ट में ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, CV प्लस R इंटू dt, और राइट हैंड साइड का ये आपका एज इट इज। तो CV प्लस R इंटू dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A अपॉन RT माइनस B, ये आ गया। नाउ यहां पर क्या करोगे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन से CP माइनस CV इक्वल टू R, तो यहां पर आपको किसकी जरूरत है, CV प्लस R की। तो इस माइनस CV को आप इधर ले आओ, तो जैसे इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो हम क्या करते हैं, हम इसको CP लिख देते हैं। तो CP dt इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू 2A अपॉन RT माइनस B। तो हमारा ये हो गया। नाउ अब क्या हो रहा है, आपको dt निकालना है। तो अगर आपको dt निकालना है तो इस CP को हम नीचे ले आते हैं। तो dt हो गया P1 माइनस P2 अपॉन CP 2A अपॉन RT माइनस B। अब ताप में कितना परिवर्तन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो आपका P1 माइनस P2 पर डिपेंड करेगा, और दूसरा आपका 2A अपॉन RT माइनस B पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2। तो सरंध्र जाट के दोनों ओर दाब कितना है, अर्थात दाबों में कितना अंतर है उस पर डिपेंड करेगा कि ताप में कितना परिवर्तन हुआ है। तो dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2। नाउ सो dt हमारा ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, किसी ताप पर शीतलन प्रभाव तरंग डाट के दोनों ओर के दाबों के अंतर के समानुपाती होता है। तो dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2। तो तरंग डाट के दोनों ओर जो दाब हैं उन दाबों में कितना अंतर है उस पर डिपेंड करेगा कि ताप में कितना परिवर्तन हुआ है। क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2 है, प्रारंभिक दाब अधिक है, अंतिम दाब कम है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 है। तो P1 ग्रेटर देन P2 है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो dt इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब dt ग्रेटर देन 0 है यदि 2A अपॉन RT माइनस B ग्रेटर देन 0 है। dt के 0 होने के लिए जरूरी है कि ये वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 0 हो। तो 2A अपॉन RT माइनस B ग्रेटर देन 0, या फिर 2A अपॉन RT इज ग्रेटर देन B, और यहां से क्या जाएगा, t की वैल्यू 2A अपॉन RB से कम हो। तो यदि t की वैल्यू 2A अपॉन RB से कम होगी तो डेफिनेटली हमारा dt का मान ग्रेटर देन 0 होगा या dt धनात्मक होगा। तो ताप में क्या हुआ, ताप में कमी हुई है, शीतलन प्रभाव हुआ है, क्योंकि dt इज ग्रेटर देन 0 है। यदि गैस का प्रारंभिक ताप 2A अपॉन RB से कम हो तो गैस शीतलन प्रभाव दर्शाती है। नाउ तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने बोला है यदि गैस का प्रारंभिक ताप 2A अपॉन RB से कम हो तो गैस शीतलन प्रभाव दर्शाती है। तो यहां पर क्लियर है कि गैस शीतलन प्रभाव दर्शा रही है। नाउ यदि 2A अपॉन RT माइनस B लेस देन 0 हो, अर्थात ये ऋणात्मक हो, या फिर हम ये कहें कि t का मान 2A अपॉन RB से ज्यादा है, तो इस अवस्था में dt का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। और dt नेगेटिव है, इसका मतलब गैस तापन प्रभाव दर्शाती है, गैस गर्म हो जाएगी। तो यदि गैस का प्रारंभिक ताप 2A अपॉन RB से अधिक हो तो गैस तापन प्रभाव दर्शाती है, या गैस सरंध्र डाट में से गुजरती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है।
अब यदि 2a अपॉन आर टी माइनस बी की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब T की वैल्यू 2a अपॉन आर बी हो, इसी को हम Ti बोलते हैं। तो यदि गैस का ताप Ti के बराबर हो, Ti मतलब व्युत्क्रमण ताप, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, तो यहां पर क्या होगा, dt की वैल्यू 0 है और dt 0 हो गया, इसका मतलब गैस का न तो ताप बढ़ेगा न ही ताप घटेगा। तो यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप के बराबर हो, Ti का मतलब व्युत्क्रमण ताप, तो गैस न तो शीतलन प्रभाव दर्शाती है तथा न ही तापन प्रभाव दर्शाती है। तो इस अवस्था में न तो गैस गर्म होगी न ही गैस ठंडी होगी। चूंकि हाइड्रोजन तथा हीलियम के लिए Ti के मान क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -240 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, इसलिए सामान्य ताप पर ये गैसें तापन प्रभाव दर्शाती है। बाकी सभी गैसें क्या होती है, बाकी सभी गैसें हमारे शीतलन प्रभाव दर्शाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा है, क्या है, Ti Tc तथा Tb में संबंध। तो व्युत्क्रमण ताप, क्रांतिक ताप तथा बॉयल ताप में संबंध, इन तीनों तापों में हम यहां पर संबंध निकाल रहे हैं। तो Ti तथा Tb में संबंध, अब Ti हमने निकाला था, Ti क्या है, Ti हमारा था 2a अपॉन आरबी, Tc हमने निकाल रखा है 8a अपॉन 27 आरबी और बॉयल ताप हमने निकाल रखा है a अपॉन आरबी। तो Ti आपको पता है, Tc आपको पता है और साथ में आपको Tb पर पता है, तो ये तीनों हमको पता है। तो अगर हम Ti अपॉन Tc करें, Ti क्या है, Ti है 2a अपॉन आर बी, तो Ti अपॉन Tc में निकाल रहा हूं तो हो गया 2a अपॉन आर बी इंटू Tc क्या है, Tc हमारे पास में 8a अपॉन 27 आर बी, तो 27 आर बी अपॉन 8a, तो आरबी से आरबी कैंसिल हो गया, यहां पर 2 से 4 कैंसिल किया और a से a आपने कैंसिल कर दिया, तो आ गया 27 अपॉन 4। चेक कर लेते हैं ये क्या है, तो ये क्या है, Ti इक्वल टू 27 अपॉन 4 Tc, या फिर अगर मैं Ti निकालूं तो ये क्या हो गया 6.75, तो Ti इक्वल टू 6.75 Tc। इसी टाइप से अगर हम Ti और Tb का संबंध निकालें तो Ti तो आपका क्या है 2a अपॉन आरबी और Tb है a अपॉन आरबी, इसका मतलब Ti क्या हो गया ट्वाइस ऑफ Tb, तो Tb को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Ti मिलेगा। इसी टाइप से अब ये Ti हमारा है, ये भी Ti है, दोनों को आप कंपेयर कर दो तो 27/4 Tc या फिर 6.75 Tc एक ही मतलब है, तो 27/4 Tc इज इक्वल टू 2 Tb, और यहां से अगर मैं Tb निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 को आप नीचे भेज दोगे तो हो गया 27/8 Tc। नाउ अगर हम तीनों में रिलेशन लें तो रिलेशन क्या मिल गया, Ti इक्वल टू ट्वाइस Tb एंड Ti इक्वल टू 6.75 Tc, तो Ti इक्वल टू ट्वाइस Tb इज इक्वल टू 6.75 Tc, तो Ti Tb और Tc में संबंध आ गया है। नाउ जूल गुणांक, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जूल गुणांक। नाउ जूल गुणांक, जब एक गैस मुक्त रूप से प्रसारित होती है तो उसके एकांक आयतन में परिवर्तन के संगत ताप में परिवर्तन जूल गुणांक कहलाता है। तो गैस हमारी क्या हो रही है, मुक्त रूप से प्रसारित हो रही है या प्रसारित की जा रही है, तो उस अवस्था में उसके एकांक आयतन में परिवर्तन के संगत जो ताप में परिवर्तन होता है वही हमारा जूल गुणांक है। तो जूल गुणांक ईटा इक्वल टू डेल्टा टी बाई डेल्टा वी एट यू। अब आपको ईटा की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है। इसी टाइप से अगर आप ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लोगे तो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। अब डी क्यू इक्वल टू टी डी एस है एंड डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डी यू प्लस
पी डीवी इज इक्वल टू टी डीएस, ये आ गया। अब यहां पर अगर हम यहां से डी की वैल्यू निकालें तो इस पीडीवी को हम इधर भेज देते हैं, तो हम इस पीडीवी को इधर भेज देते हैं। तो जैसे आप इस पीडीवी को इधर भेजोगे हमको क्या मिलेगा, डी यू इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। नाउ आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टी को आपको कांस्टेंट रखना है और डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू वी। तो अगर मैं टी को कांस्टेंट करूं तो ये टी हमारा कांस्टेंट, ये क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल वी एट टी माइनस वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये आपका पी डीवी बाई डीवी, तो डीवी से डीवी कैंसिल हो गया। इसका मतलब डेल यू बाई डेल वी एट टी आ गया, टी डेल एस बाई डेल वी एट टी माइनस पी, तो हमको ये मिल गया। नाउ ऊष्मागतिकी के संबंध से, ऊष्मागतिकी के संबंध से हमारे पास में क्या है, डेल एस बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट वी। अब मैक्सवेल का ऊष्मागतिकी के संबंध हमने निकाल रखा है, उसका बाइलिंगुअल लेक्चर अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हो। अब अभी हमने निकाला था डेल यू बाई डेल वी एट टी इक्वल टू टी डेल एस बाई डेल वी एट टी माइनस पी। अब आप क्या करोगे, आप इसकी जगह ये वैल्यू यहां पे रख दो। तो जैसे हम इसको यहां पे रखते हैं हमको क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट वी माइनस पी, ये मिल गया। अब वांडरवाल गैस समीकरण हमने निकाली थी, वांडरवाल गैस समीकरण क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब अगर मैं यहां से P की वैल्यू निकालूं तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले P प्लस ए बाई वी स्क्वायर हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी। अब आप इस ए बाई वी स्क्वायर को भी उधर ले जाओ तो ये हो गया P इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ये मिल गया। नाउ यहां पर मेरे को किसकी जरूरत है, यहां पर मेरे को चाहिए डेल पी बाई डेल टी एट वी, तो मेरे को इसका डिफरेंशियल करना है। तो मैं इसका डिफरेंशियल करूं किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो आर अपॉन वी माइनस बी हो गया कांस्टेंट, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस, यहां पर टी नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 0। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया डेल पी अपॉन डेल टी एट वी इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। तो अब आप क्या करोगे, अब ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप रख दो आर अपॉन वी माइनस बी, तो यहां पर हम रख देते हैं, तो ये हो गया आर टी अपॉन वी माइनस बी, और पी की जगह हम क्या रखते हैं, पी की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू भी यहां पर रख दो। ये हो गया डेल यू बाई डेल वी एट टी इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस, इस पी की जगह आपने पूरा रख दिया तो आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ये आ गया। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो जैसे ब्रैकेट को ओपन करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल वी एट टी इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। सो डेल यू बाई डेल वी हमको क्या मिल गया, डेल यू बाई डेल वी एट टी इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, हमको ये मिल गया है। नाउ यू, यू क्या है, यू इज इंटरनल एनर्जी। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारा वी एंड टी का फंक्शन होता है। तो अगर मैं यू का डिफरेंशियल करूं, तो अगर मैं यू का डिफरेंशियल करूं तो यू का डिफरेंशियल क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी एट टी डीवी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी, हमारा डी यू हो गया। तो डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी एट टी डीवी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट वी डी टी, तो हमको डी यू मिल गया। अब यहां पर गैस के मुक्त प्रसार में u का मान नियत रहता है, तो यदि आप गैस का मुक्त प्रसार करोगे
तो उस अवस्था में उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो अगर U नियत है तो du का मान 0, तो आप इसको कर दो 0। तो जैसे हम इसको 0 करें तो ये क्या हो गया, du by del v at t dv प्लस del u by del t at v dt, या फिर इसको हम लिख सकते हैं del u by del v at t dv इक्वल टू माइनस del u by del t at v dt। अब यहां पर हमको ये मिल गया है। अब यहां से अगर मैं del t by del v at u निकालू, तो del t by del v at u निकालना है, तो इसको तो आप यहां पर भेज दो और इस पूरे को आप इधर ले लो। तो अगर हम ऐसा करें तो हमको क्या मिल जाएगा, del t by del v at u इज इक्वल टू माइनस del u by del v at t डिवाइडेड बाय del u by del t at v। ये आ गया। अब क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv होता है del u by del t at v। तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हमारे पास में ये है। और हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था del u by del v at t इक्वल टू a by v स्क्वायर। एंड ईटा की परिभाषा क्या थी, ईटा की परिभाषा थी del t by del v at u। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो क्या हो गया, ईटा माइनस अपनी जगह पर है एंड del u by del t at v हमारा Cv, तो इसकी जगह आप Cv रख दो, तो Cv रख दिया। और इसकी जगह क्या रखोगे, a by v स्क्वायर, तो ये रख दिया a by v स्क्वायर। तो यहां से हमको ईटा की वैल्यू मिल गई, ईटा इक्वल टू माइनस 1/Cv a by v स्क्वायर। तो वास्तविक गैस के लिए हमने जूल थॉमसन गुणांक निकाल दिया है। तो वास्तविक गैस के लिए Cv का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर Cv का मान धनात्मक है तो ईटा यहां से क्या रहा, ऋणात्मक। तो अगर हम वास्तविक गैस के लिए ईटा के मान की बात करें तो वास्तविक गैस के लिए Cv ग्रेटर देन 0 है, तो ईटा हमारा लेस देन 0 होगा, या जूल थॉमसन गुणांक सदैव ऋणात्मक होगा। तो अतः जूल मुक्त प्रसार में हमें शीतलन प्राप्त होता है। तो गैस का यहां पर क्या होगा, शीतलन हो जाएगा। तो यदि वास्तविक गैस को हम सरंध्र डाट में से गुजारें तो उस अवस्था में गैस ठंडी हो जाती है, गैस का शीतलन हो जाता है। तो यहां पर हम आज का हमारे लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, आज हमने वास्तविक गैस या वांडरवाल गैस का जूल थॉमसन प्रसार लिया है, साथ में हमने टीआई, टीबी और टीसी में संबंध निकाला था, और इसी प्रकार हमने जूल गुणांक की चर्चा भी की थी। इसी प्रकार हम आपके सामने समय समय पर हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर लेकर आते रहेंगे, और साथ में हम नेट CSIR फिजिकल साइंस के लेक्चर भी ले रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।